सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में प्रश्न है, 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध के हिंदी उपन्यासों के कथ्य के आधार पर स्वतंत्रता के दर्शन की व्याख्या करनी है। जब 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध आया, उसमें हिंदी उपन्यासों में क्या दर्शाया गया, उसमें स्वतंत्रता के दर्शन पर क्या व्याख्या दी गई है वो बताना है। क्योंकि उस टाइम जब साहित्य लिखा जा रहा था, उपन्यास लिखे जा रहे थे, उस टाइम क्या था, जो भारत है वो क्या है, अंग्रेजों के अधीन था। तो उस टाइम जो स्वतंत्रता की बात की गई उपन्यासों में, तो वो हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। हमें क्या है, पहले क्वेश्चन का समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो इस हिसाब से हम अपना उत्तर फ्रेम करेंगे। ऐसे ही एग्ज़ाम में जब भी आप बैठेंगे, आपने 1 मिनट प्रश्न को ज़रूर देनी है। आपको अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ना है और फिर ये देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया और आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको फ्रेम करना है। क्योंकि अगर जब बात उपन्यासों की आती है, तो हम अगर उपन्यासों में ही पूछा जाता 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध ना लिख के, तो क्या है, हम पहले थोड़ा सा उपन्यास की जो स्टार्टिंग है, कहाँ से शुरुआत हुई, उसकी थोड़ी व्याख्या करके फिर उपन्यासों में राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता के दर्शन है उस पर हम चर्चा करते। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन को पहले पढ़ना है अच्छी तरह से, उसमें पूछा क्या गया है, फिर उस हिसाब से ही हमें जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से हमें उस पर लिख देना है। जितने वर्ड्स में कहा जाए, जितने शब्दों में कहा जाए, उतने ही आपने शब्दों में लिखना है। तो ये आप परीक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान रखें। तो करते हैं आज का जो प्रश्न है, देखते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं हम। तो इसका जो उत्तर है वो है, उपन्यास गद्य लेखन की एक विधा है। पहले क्या है, उपन्यास का हल्का सा परिचय देना है। उपन्यास गद्य लेखन की एक विधा है जिसके लेखन में प्रमुख तौर पर सामाजिक जीवन की व्याख्या होती है। गद्य साहित्य की इस सशक्त विद्या की उत्पत्ति है विद्वान संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ही खोजते हैं। कुछ विद्वान है जो उपन्यास विधा है, जो उसके जो साहित्य है उसका संस्कृत से भी मानते हैं। वे दश कुमार चरित्र, हर्ष चरित्र तथा कादंबरी आदि संस्कृत साहित्य से उपन्यास का उद्गम जोड़ते हैं। परंतु हिंदी उपन्यास साहित्य का जनक भारतेंदु युग ही है। अगर हम पूरा इतिहास उठा के देखें तो हमें क्या मिलता है, जो हिंदी उपन्यास साहित्य का जो जनक युग कहा जाए वो क्या कहलाता है, भारतेंदु युग कहलाता है। उपन्यास के विकास को 4 भागों में फिर विभाजित किया गया है। सबसे पहले भारतेंदु युग, जहाँ से शुरुआत मानी जाती है हिंदी साहित्य में, प्रथम चरण बोलेंगे उसको, जो 1850 से 1900 तक रहा। फिर है द्वितीय चरण, जो कि द्विवेदी युग में आया, 1900 से 1915। तृतीय चरण है प्रेमचंद युग कहलाया, जो 1915 से 1936। और चतुर्थ युग है 1936 से अब तक। चतुर्थ युग में प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों को लिया गया है। प्रेमचंद युग के बाद प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार। हिंदी साहित्य विधा में जब उपन्यास का विकास हो रहा था, उसी समय देश अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी कर रहा था। उस टाइम सबको पता है, जिस टाइम उपन्यास हिंदी साहित्य में आया, उपन्यास विधा, तो उस समय क्या था, हमारा जो देश था वो क्या गुलाम था और अंग्रेजों का शासन चल रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस आधुनिक युग का प्रारंभ किया, उसकी जड़ें स्वाधीनता आंदोलन में ही थी। भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने युग चेतना को पद्य और गद्य दोनों में अभिव्यक्ति दी। जो भारतेंदु युग, भारतेंदु मंडल के साहित्यकार थे, जिसमें बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और हमारे अंबिका दत्त हैं। तो ये क्या है, इन्होंने क्या करा है, युग चेतना को पद्य और गद्य दोनों विधाओं में इनको अभिव्यक्त किया है।
इसके साथ ही इन साहित्यकारों ने स्वाधीनता संग्राम और सेनानियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भारत के स्वर्णिम अतीत में लोगों की आस्था जगाने का प्रयास किया। उन्होंने भारत की बदहाली पर उन्होंने काफी कुछ लिखा। अंधेर नगरी चौपट राजा के माध्यम से भारतेंदु ने तत्कालीन राजाओं की निरंकुशता, अंधेर गर्दी और उनकी मूढ़ता का सटीक वर्णन किया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं सखी अंग्रेज। तो ये अंग्रेजों पर व्यंग्य करते हुए क्या इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं भारतेंदु जी ने। द्विवेदी युग के उपन्यासकारों ने भी स्वाधीनता संग्राम में अपनी लेखनी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने आम जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने तथा उन्हें स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा बनने हेतु प्रेरित किया। जो द्विवेदी युग के उपन्यासकार आए, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से क्या है, आम जनता में क्या है, राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया और स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। द्विवेदी युग में भी मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के उपन्यासों का प्रकाशन हुआ, जो जिसमें मौलिक भी थे और अनूदित भी थे। जिसमें मौलिक जिनकी रचनाएं स्वयं लेखक ने की है और अनूदित जिनका उन्होंने दूसरी भाषा से हिंदी में उनको अनुवाद करके उनका प्रकाशन किया। इस समय अधिकतर तिलिस्म, एआरी, जासूसी और रोमांस के कथानक प्रस्तुत किए गए। जब द्विवेदी युग की बात आती है तो क्या है, जैसे कि अब क्वेश्चन बनता है, प्रेमचंद युग से पूर्व के उपन्यास कैसे थे और प्रेमचंद युग के पश्चात जो उपन्यास थे वो कैसे थे। अब द्विवेदी युग क्या है, तो प्रेमचंद युग के पूर्व का युग है, तो उसमें क्या थे, तिलिस्म थे, अयारी, जासूसी और रोमांस के कथानक प्रस्तुत किए गए। उपन्यास घटना प्रधान बना रहा। अंग्रेजों से भी साहसिक, जासूसी तथा प्रेमचर्या प्रधान उपन्यासों का अनुवाद हुआ। इस युग में 3 उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से? देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और गोपाल राम गैमरी, जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, और देवकीनंदन खत्री जिन्होंने तिलिस्म उपन्यास लिखे हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने में पीछे नहीं रहे और मृतप्राय भारतीय जनमानस में भी उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए एक नई ताकत व एक नई ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही द्विवेदी युग समाप्त हुआ, प्रेमचंद का युग आया, तो प्रेमचंद ने क्या था, जनता को क्या है, जो मित्रप्राय, जो कि मृत के समान थी, जिनके जनता का जो जनमानस बिल्कुल मृतप्राय हो चुका था, तो उनमें नई ताकत, नई ऊर्जा का संचार किसने किया? प्रेमचंद जी ने किया, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल यथार्थवाद को दिखाया, समस्याओं को दिखाया। तो उसमें क्या है, प्रेमचंद ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निभाई। प्रेमचंद की कहानियों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक तीव्र विरोध तो दिखा ही, इसके अलावा दबी कुचली, शोषित व अफसरशाही के बोझ से दबी कुचली और अफसरशाही के बोझ से दबी जनता के मन में कर्तव्य बोध का एक ऐसा बीज अंकुरित हुआ जिसने सबको क्या है, आंदोलित कर दिया। अब क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में सभी क्या है, बढ़ चढ़कर भागने लगे। सभी राष्ट्र प्रेम की भावना से क्या है, ओतपोत होकर सभी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। प्रेमचंद ने जन जागरण का एक ऐसा अलख जगाया कि जनता क्या है, जाग उठी। सरफरोशी का जज्बा जागती प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाओं को अंग्रेजी शासन के रोष का शिकार होना पड़ा। जो इनकी जो पहली रचना आई थी प्रेमचंद जी की, सोजे वतन जो इनकी पहली रचना थी, उस पे इन्होंने राष्ट्र प्रेम के भावना से ओतपोत थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको क्या था, बैन कर दिया। इसको क्या है, प्रकाशित होने से
इस पर रोक लगा दी गई। तो अंग्रेजी शासक जो हुए उन्होंने भी क्या है प्रेमचंद का उस समय विरोध किया, क्योंकि ये क्या है जनता को जगाने का काम कर रहे थे। न जाने कितनी रचनाओं पर रोक लगा दी और उन्हें जब्त कर लिया गया। सोजे वतन उसमें से एक इनकी रचना है जिसको जब्त कर लिया गया था। कई रचनाओं को जला दिया गया, परंतु इन सब बातों की वजह परवाह न करते हुए वे अनवरत लिखते रहे। उन पर कई तरह के दबाव भी डाले गए और नवाब राय की स्वीकृति पर उन्हें डराया धमकाया भी गया, लेकिन इन कोशिशों व दमनकारी नीतियों के आगे प्रेमचंद ने कभी हथियार नहीं डाले। उनकी रचना सोजे वतन पर अंग्रेज अफसरों ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें अंग्रेजी खुफिया विभाग ने पूछताछ के लिए तलब किया। अंग्रेजी शासन का खुफिया विभाग अंत तक उनके पीछे लगा रहा, परंतु प्रेमचंद की लेखनी रुकी नहीं, बल्कि और प्रखर होकर स्वतंत्रता आंदोलन में विस्फोटक का काम करती रही। उन्होंने लिखा, अपनी रचना में उन्होंने लिखी हैं 2 पंक्तियां। मैं विद्रोही हूँ, जग में विद्रोह कराने आया हूँ, क्रांति क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूँ। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय महत्व के विषय सदैव ही साहित्य में स्थान पाते रहे हैं। प्रेमचंद और उनके समकालीन उपन्यासकारों ने परतंत्र भारतीय समाज में के सभी वर्गों और तदयुगीन समाज में उभरती विभिन्न प्रवृत्तियों के उदय और अस्त बिंदुओं का मार्मिक एवं यथार्थपरक चित्रण किया गया। आगे है, एक और ब्रिटिश दास्ता के उस युग में वर्तमान जमींदारी उत्पीड़न और शोषण, सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार एवं रिश्वतखोरी, बेकारी की समस्या तथा सरकारी दमन चक्र की कुटिल रणनीतियों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय उनकी लेखनी के माध्यम से मुखरित हो रहे थे। तो दूसरी ओर भारतीय जनता की अपरिसीमी उमंग से भरी सर्वस्व बलिदान कर देने की अदम्य भावना भी उनके चित्रण का विषय थी, जो अपने देश को विदेशी दास्ता के बंधन से मुक्त कराने के लिए जन जन में समाहित थी। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यासों में राष्ट्रवादी स्वर 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध के हिंदी उपन्यासों में ही देखा जा सकता है। इस उपन्यासकारों ने अपनी उपन्यासों में राष्ट्रीयता की भावना को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में क्या है प्रस्तुत या प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों में व्यक्त स्मृति पक्ष का विवेचन कीजिए। निर्मल वर्मा की कहानियां जो कि आप शुरू से जब आपने यूजीसी की भी तैयारी की होगी, अदर एग्जाम की भी जहाँ जिसमें हिंदी लिटरेचर आता है, तो निर्मल वर्मा की रचनाएं कुछ हैं जो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कहानियां चीड़ों पर चांदनी, कला का जोखिम, ये क्या है इनकी चर्चित कहानियां हैं, शब्द और स्मृति। तो अब बात करते हैं निर्मल वर्मा की कहानियों में व्यक्त स्मृति पक्ष का विवेचन करना है। निर्मल वर्मा भारतीय मनीषा के प्रतीक पुरुष हैं। अपनी रचनाओं से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना एक अलग ही पहचान बनाई है। उनकी कहानियां बेजोड़ मानी जाती हैं। उनके जीवन में कर्म, चिंतन और आस्था के बीच कोई द्वंद्व नहीं था। निर्मल वर्मा को हिंदी खड़ी बोली का सबसे बड़ा गद्यकार माना जाता है। जब बात करते हैं हिंदी खड़ी बोली की, तो सबसे बड़ा गद्यकार माना गया है निर्मल वर्मा को। आज के चिंतन प्रधान युग में जहां व्यक्ति अपनी प्राचीन मान्यताओं को छोड़ आधुनिक परिवेश में रच बस गया है, उसी के अनुरूप ढलना चाहता है, या कहना चाहिए कि अपनी अस्मिता की खोज में जो जो आगे बढ़ता जा रहा है, तो भीड़ में अपने को क्या है सर्वत्र अनुपयुक्त पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिशाहीन होता जा रहा है तथा इसे ही नियति मानकर स्वीकार कर रहा है। आज का जो मानव है, आधुनिक युग का मानव क्या है, वह क्या है जैसे जैसे अब वो आगे बढ़ता जा रहा है उन्नति के रास्ते पर, तो क्या है वो अपना एक अस्तित्व है उसको क्या है पीछे
करता जा रहा है, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं क्या है, वहीं थम गया है। लेकिन वो भीड़ की भागदौड़ में अपने को आगे ही बढ़ाता जा रहा है और उसी को क्या है, उसने नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। उन्होंने व्यक्ति की इसी नियति का गहन अध्ययन कर मानव मन में छुपी संवेदना को सामने रखकर कहानियां लिखी। अब इसी बात को लेकर आधुनिक में मानव क्या कर रहा है अपने जीवन में, तो इसी का इन्होंने क्या है, गहन अध्ययन कर मानव के मन में छुपी जो संवेदना है उसको सामने रखकर अपनी कहानियां लिखी हैं, जो परिवेश में व्याप्त माहौल के अनुरूप है। निर्मल वर्मा की कहानियां इसी नियति अकेलेपन में जी रहे व्यक्ति के अंतर्मन की अनुभूतियों को इंगित करती है। निर्मल वर्मा की कहानियों के पूरे संग्रह में स्वच्छंदतावाद और काव्यात्मक संवेदना भरी पड़ी है। इस पूरे संग्रह की कहानियों में जीवन की उन अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी गई है जिन्हें एकांतिक अनुभूतियां कहते हैं। जो एकांत में मनुष्य अनुभव करता है, उन अनुभूतियों को क्या है, इन्होंने अपनी कहानियों में उनकी मनुष्य की संवेदना को क्या है, उभारा है। जो अंतर्मुखी और व्यक्तिपरक होती हैं, उनका प्रकाश बाह्य नहीं आंतरिक होता है। समाज के स्थूल और बहिर्मुखी यथार्थ की ठोस वास्तविकताओं के चित्रण के विपरीत निर्मल वर्मा की अंतःचेतना आधुनिक संदर्भों में व्याप्त माहौल व उसकी अनुभूतियों को सामने लाती है। जब समाज के बहिर्मुखी यथार्थ में जो वास्तविकताओं का चित्रण होता है, तो जब अंतःचेतना आधुनिक संदर्भों में जो उस चीज़ का व्याप्त माहौल है, उसमें वो मनुष्य कैसे अनुभूति करता है, क्या है, उनको सिर्फ क्या है, सामने लेकर आना है। निर्मल वर्मा आज के चिंतन प्रधान युग में हिंदी कथा साहित्य को रोमानियत से सरोकार कराने वाले कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में जीवन की गहरी समझ और कला का कठोर अनुशासन है। उनके यहाँ मन और बुद्धि, व्यष्टि और समष्टि, तरल एवं भावुकता, पूर्व और पश्चिम, परंपरा और विभिन्नता, रहस्य, रोमांच आदि विभिन्नताओं का सामंजस्य देखने को मिलता है, दिखाई देता है। उनकी कहानियों में संवेदना के विभिन्न लक्षण पात्रों में नजर आते हैं, जैसे पोनो का प्रेम, रोहतंगी साहब की प्रतीक्षा, लतिका का अतीत प्रेम, रूनी का मौन, बिट्टो का रहस्य, डॉक्टर देव की गंभीरता, ये हैं जो इन्होंने कहानियां लिखी हैं। उनके ये पात्र हैं, उन पात्रों की जो जिन्होंने क्या क्या उन्होंने क्या क्या आधुनिक काल में कौन कौन सी वे अंतरात्मा कैसे वो संवेदना प्रकट करते हैं। लतिका का अतीत प्रेम दिखाया गया है, जैसे कि वो अपने प्रेम को भूल ही नहीं पाती, अपना भविष्य तक दांव पे लगा रही है, अकेली रह रही है, अकेली जॉब करती है वो, तो क्या है, वो अतीत प्रेम उसका उसमें दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य क्या है अपने अंतर्मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन से, मनस्थिति से कैसे बाहर नहीं निकल पाता। इसके साथ ही प्रकृति, संगीत, रहस्य, रोमानियत तथा अस्तित्ववादी दर्शन उनकी कहानियों में दिखाई देता है। निर्मल वर्मा की कहानियां आज के आधुनिक परिवेश में व्याप्त माहौल की देन है। उनकी कहानियों में एक अजीब किस्म की बेचैनी है, परंतु साथ ही साथ मौन भी है। अब ऐसे में आप इनकी कहानी है जो परिंदे, आप उसका भी उदाहरण दे सकते हो, परिंदे का भी उदाहरण इसमें आप दे सकते हो कि कैसे लतिका मौन रहती है, बेचैन रहती है और अपने जो अतीत है उससे वो निकल नहीं पाती है, जिस माहौल में अपने को वो ढाल लेती है, अकेले अपने जीवन यापन करती है। तो ऐसे ही आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। उनके यहाँ का व्यक्ति प्रवासी होते हुए भारतीय है, जहाँ एक और उसमें असुरक्षा की भावना है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व के प्रति मोह भी है।
उनके पात्र समाचार पत्रों के राशिफल से भी विश्वास करते हैं, वहीं विसंगतियों के शिकार भी हैं। इन सब के अलावा उनके पात्रों में जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य भी नजर आते हैं। अगर व्यक्ति पुराने संसार में लौटना नहीं चाहता तो नया गढ़ने का यत्न करता नजर आता है। यह कहना सही होगा कि युग यथार्थ एवं उससे जूझते मनुष्य का चित्रण करना ही निर्मल वर्मा की कहानियों का उद्देश्य रहा है और यही आधुनिक युग के व्यक्ति की मांग भी है। वे अपनी कहानियों में व्यक्ति मन की तहों पर पहुंचकर उसकी नियति का परिचय देते हैं, साथ ही साथ उनके मन में छुपी संवेदना को भी उजागर करते हैं। ये था निर्मल वर्मा से संबंधित प्रश्न। इसमें क्या है, निर्मल वर्मा की आप अगर आपको रचनाएं याद हैं तो आप जैसे 2-3 रचनाएं आप उनकी बीच में आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि जो भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि चीड़ों पर चांदनी। आपको अगर इनका प्रकाशन वर्ष याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन वर्ष है 1964 है। और शब्द और स्मृति है इनकी, शब्द और स्मृति है। तो आपको इन जो जो इम्पोर्टेंट है इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। 1976 है। कला का जोखिम, जो बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, कला का जोखिम, इसका प्रकाशन है 1981 ईस्वी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप अगर किसी भी साहित्यकार के बारे में पूछा जाता है तो आप उसकी रचनाएं अवश्य लिख सकते हैं पेपर में, और अगर आपको उनको प्रकाशन वर्ष भी याद है तो वो भी आप निश्चित ही लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास लेखन में उनकी यथार्थ दृष्टि का विकास किस रूप में हुआ है? हिंदी में प्रेमचंद से पूर्व उपदेशात्मक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमानियत के तत्व हावी थे। अभी जैसे बात की, हमने प्रश्न किया था 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध में, तो उसमें था जो प्रेमचंद से पूर्व युग था, द्विवेदी युग, तो उसमें हमने बात की कि उसमें कैसे उपन्यास थे, उपदेशात्मक, ऐतिहासिक, अयारी, जासूसी। तो ये सारे ये उपन्यास क्या रोमानियत उसी में आ जाते हैं। ये ऐतिहासिक, अयारी वगैरह, जासूसी, तो क्या है, इनके तत्व क्या थे, हावी थे। आरंभ में प्रेमचंद गांधी के आदर्शवाद से प्रभावित रहे और रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना करते रहे। जब प्रारंभ की बात करें तो प्रेमचंद के, तो उनमें क्या था, जो प्रेमचंद जब शुरुआत करते हैं अपनी लेखनी में तो उस समय क्या था, आदर्शवाद से प्रभावित थे और उनकी रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना करते रहे। किंतु गोदान में आकर ऐसा लगता है कि आदर्शवाद में उनका विश्वास खत्म हो गया और उन्होंने यथार्थवाद को पूरी तरह अपना लिया है। प्रेमचंद के बाद भी सभी रचनाओं में यथार्थ को उभारा है, किंतु जब वे रचना की परिणति में पहुंचते हैं तो उन पर अक्सर आदर्शवाद हावी हो जाता है। इसका मूल कारण बुद्ध, गांधी और भारतीय परंपरा का वह विश्वास है जिसके अनुसार बुरे से बुरा व्यक्ति में भी अच्छाई छिपी होती है। उचित परिस्थितियां देकर उस अच्छाई को उभारा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आदर्शवाद की बात करते हैं प्रेमचंद, तो उसमें क्या है, कहानी को ऐसे दिखाया जाता है, उपन्यास में ऐसे दिखाया जाता है कि मनुष्य का क्या है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही उपन्यास या कहानी का अंत आता है तो क्या है, उसमें क्या है, नायक है, जो कथानक है, उसका क्या है, हृदय परिवर्तन दिखाया जाता है कि अगर कोई झूठ बोलने से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो लास्ट में वो ऐसा देखता है कि हाँ, सच में ही बुरा इंसान क्या है, उसमें क्या है, कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी। लास्ट में वो क्या है, अंतिम अवस्था आने तक उपन्यास कहानी की, तो वो क्या है, आदर्शवाद की तरफ लेके जाता है कि हाँ, कि भाई अब वो क्या है, उसमें क्या है,
उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो क्या है, उन सब चीजों को छोड़ देता है। उन्होंने प्रेमाश्रम में किसानों की समस्या उठाई है, साथ ही कर्म भूमि में भी किसानों का आंदोलन दिखाया गया है। सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या को उभारा गया है, जिसमें वेश्याओं को समाज की मुख्य धारा से पुनः शामिल करने हेतु सेवा सदन की स्थापना का विकल्प प्रस्तुत किया गया है, जो उनके शुरुआती आदर्शवाद से प्रभावित है, किंतु गोदान में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि गोदान जो है वो क्या है, किसान जीवन पर आधारित उपन्यास है। किसान के जीवन में जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए उसकी रचना की गई है, पूरा यथार्थवाद को दिखाया गया है, तो उसमें क्या है, आदर्शवाद नहीं देखने को मिलता। गोदान में जमींदार का शोषण प्रेमाश्रम से भी अधिक है। जब गोदान में जमींदार जो किसान वर्ग पे शोषण करते हैं, तो वो बताया गया है कि जो प्रेमाश्रम में दिखाया गया है जमींदारों का शोषण, वो क्या है, गोदान में उससे अधिक है। किसानों की समस्याएं कर्म भूमि से भी अधिक हैं। धर्म और समाज की समस्याएं प्रतिज्ञा, निर्मला व सेवा सदन से भी अधिक हैं, और महाजनी सभ्यता का कहर रंगभूमि से भी अधिक है। होरी की मौत आदर्शवाद की समाप्ति की घोषणा है और यथार्थवाद का प्रस्थान बिंदु है। अंत में क्या है, जब गोदान में होता है तो क्या है, वो किसान जो होरी होता है वो अंत में आकर मृत्यु को ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन समस्या क्या है, वहीं की वहीं रहती है। किसान क्या है, इतना कर्ज के नीचे दब चुका होता है कि लास्ट में जब वो होरी जुनिया भी कहती है कि भाई गोदान इनको करना था, इसलिए इसमें गोदान लिखा गया है कि वो मरने से पहले क्या है, गायें दान करना चाहता था, तो वो भी नहीं कर पाता। तो इस किसान क्या है, यथार्थ ही दिखाया गया है कि भाई जैसा था, जैसी समस्याएं थी, वैसे ही वो उन्हीं समस्याओं के में ही उलझ के उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल वास्तविकता दिखाई गई है, इसमें कोई आदर्शवाद को प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्मल वर्मा ने भी कहा है, गोदान में भारतीय किसान का वह अंधकार में भविष्य चित्रित हुआ है, जहां भारतीय किसान का किसान तो ही संकट में पड़ गया है। गोदान में यथार्थवाद की उपस्थिति उसके आरंभिक व अंतिम अंशों की तुलना में स्पष्ट दिखाई देती है। पहले ही पृष्ठ पर होरी कहता है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई तो उस पांव को सहलाने में ही क्या है, कुशलता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट कथन है गोदान का होरी को लेकर। जब होरी कहता है कि जब जमींदारों की बात की गई है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उस पांव को क्या है, सहलाने में ही क्या है, कुशलता है। होरी और धनिया के 3 लड़के दवा के अभाव में मर चुके हैं और उसका मन बार बार विद्रोह भी करता है। इस कठिनतम परिस्थितियों में होरी की एक छोटी सी लालसा है, गाय की लालसा। प्रेमचंद बताते हैं कि यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी, जो मृत्यु तक भी क्या है, पूरी नहीं होती। इस पृष्ठभूमि से कथा की शुरुआत करने वाला होरी जीवन भर कठिन संघर्ष करता है, किंतु उसे वह सब हासिल नहीं होता जो नैतिक रूप से उसे मिलना चाहिए था। उपन्यास का अंत भी बेहद त्रासद प्रभाव पैदा करता है। होरी कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में ही जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी सब दुर्दशा, तो हो गई अब मरने दे। देखो कितना प्रेमचंद ने कितना भावुक लिखा है। होरी कैसे वो मौत से जूझ रहा है और अपनी पत्नी से कहता है कि जो गाय की लालसा थी वो क्या है, मन में ही रह गई होरी, अब तो क्या है, जो ये रुपए हैं ये तो क्रियाक्रम में ही लग जाएंगे, रो मत धनिया। ठीक है,
मतलब कितना हृदय को कैसा झंझोर देता है ये वाक्य। जब प्रेमचंद अंत तक आते आते इस तक पहुंचते हैं, तो मैं तो मेरा मानना है कि जो पाठक है तो वो तो इसमें बिल्कुल उसका हृदय ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही, जो प्रेमचंद की रचनाएं हैं वो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं, बहुत ज़्यादा। तो इन बिंदुओं पर धनिया की स्थिति वैसी ही है जैसी अपने तीनों लड़कों की मौत के समय थी, क्योंकि हर जो धनिया थी उसके क्या है, जब 3 लड़के थे वो भी क्या है, मर चुके थे। जब उनको बीमारी के कारण क्या है, इलाज ना करवाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। यही वह बिंदु है जहां प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का अतिक्रमण करके यथार्थवाद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ कोई हृदय परिवर्तन नहीं, कोई आदर्शवाद नहीं दिखाया गया। यहाँ सिर्फ किसान की स्थिति दिखाई गई है कि कैसे वह अपनी सारी ख्वाहिशों को कैसे अपने मन में ही लेकर क्या है, मर जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो चली आ रही हैं प्रथाएं जमींदारी की, ये सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। तो यह क्या है, पूर्णतः वास्तविक यथार्थवाद है जो चल रहा है किसानी जीवन में। ये चीज समस्याएं आज भी देखने को मिलती हैं। होरी की मृत्यु हिंदी उपन्यास परंपरा में सामाजिक यथार्थवाद के पूर्ण स्तर पर पहुंचने का महत्वपूर्ण संकेत है। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का इतिहास वस्तुतः यथार्थवाद के विभिन्न प्रारूपों का ही इतिहास है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में कवर किए। उम्मीद है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी साथी EMRS टायर 2 की तैयारी कर रहा है, KVS NVS की सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जो भी साथी वीडियो के अंत तक बने हैं सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन भी साथियों को एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं सभी तक ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं जितना मैं कर पाऊँ आपके लिए वो मैं करना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी क्लासेस ऐसी चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।